नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लद्दाख को मिल गया है अपना फोर्थ जीआई टैग, यानी चौथा जीआई टैग मिल गया है लद्दाख को। इसका नाम है लद्दाख का जो सी बकथॉर्न एक फसल है, इसको मिला है। सी बकथॉर्न लद्दाख में अत्यधिक लाभदायक एक फसल है। 90% तक, यानी कि 90% तक जो सी बकथॉर्न है ये लद्दाख रीजन में ही उगाया जाता है। और उसके बाद जो 10% है वो हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय का जो शुष्क मरुस्थल है उस क्षेत्र में इसको लगाया जाता है। तो खासकर जो लद्दाख और स्पीति का जो ठंडा रेगिस्तान है वहाँ पर इसे उगाया जाता है। इसमें पीले और नारंगी कलर्स के फल होते हैं जिसे बेरी बोलते हैं, उसको खाया जाता है। ये पौधा काफ़ी इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद है और उसके बाद इसकी औषधि बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी औषधि बनाई जाती है और इसको सप्लाई करते हैं। तो इसका आर्थिक लाभ भी है, इसका पारिस्थितिक लाभ भी है, इसका औषधि गुण भी है, इसलिए काफ़ी फेमस है। इसे ध्यान रखिएगा। जो सी बकथॉर्न है इसको मिला है जीआई टैग, ये लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख में और भी जीआई टैग है, जैसे 3 और बताए गए थे। जैसे इसमें हो गया पश्मीना शाल हो गया, वो लद्दाख में ही जीआई टैग प्राप्त हुआ प्रोडक्ट्स। लद्दाखी लकड़ी की जो कार्विंग है वो उसे मिलते हैं। एक और प्रोडक्ट्स है जिसका नाम अभी नहीं पता है, तो 3 है, एक और भी आप ढूंढ सकते हैं। तो लद्दाख को चौथा मिला है जीआई टैग जिसका नाम है सी बकथॉर्न को मिला है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। भारत चीन सीमा शांति समझौता को 30 साल हो गए। कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। ये समझौता हुआ कब था? 1993 में। 1993 में समझौता हो गया, तो अभी ये अपनी 30वीं वर्षगांठ को मनाया है। भारत चीन सीमा 3 सेक्टर्स में इसे डिवाइड की गई है, जिसको नाम रखा गया है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स। पहले पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन इलाका आ जाता है? पूर्वी क्षेत्र में आता है पूरा अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में, यानी जो तिब्बत के बीच में और सिक्किम का इलाका है, ये आ गया पूर्वी क्षेत्र। फिर उसके बाद मिडल क्षेत्र आ गया है जिसमें हिमाचल प्रदेश और आ जाता है उत्तराखंड, ये मिडल सेक्टर्स है। फिर उसके बाद आ जाता है पश्चिम क्षेत्र जिसमें पूरा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का लद्दाख रीजन है, LAC। हालांकि ये जो लद्दाख का ये जो एरिया है ये है भारत का ही हिस्सा, लेकिन चाइना के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। 520 किलोमीटर लंबाई तक का ये एरियास। ये 3 सेक्टर्स में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स। चाइना के साथ वो समझौता हुआ था 1993 में, तो 30 साल हो गए शांति समझौता, लेकिन दोनों के बीच में शांति नहीं हुई है। और भी अगर इसके बारे में कुछ जाना जाए तो ये है, देखिए यहाँ जब तीनों सेक्टर्स डिवाइड हुआ था, LAC का जब गठन किया गया था, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जब गठन हुआ था, तो उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी थे, विदेश सचिव थे, जिनका नाम था हेनरी मैकमोहन। वो भारत और तिब्बत के बीच में एक लाइन खींची थी 890 किलोमीटर की, 890 किलोमीटर्स की उन्होंने एक लाइन खींची और उसका नाम उन्होंने रख दिया मैकमोहन लाइन्स। उसको लाइन फिर बाद में जब 1914 में शिमला समझौता हुआ था, तो ये लाइन डिसाइड की गई थी। अब वहीं पर चीन अरुणाचल प्रदेश का जो 90 किलोमीटर तक का एरिया है, 90,000 किलोमीटर तक का एरिया, पूरा अरुणाचल प्रदेश का जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इस पर चाइना पूरी तरीके से अपना दावा करता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश कहता ही नहीं है, इसका चाइना अपना नाम रखा है जिसका नाम रखा है जंगनांग नाम से बुलाता है चाइना, एक चाइनीज़ नाम रखा हुआ है। और इसे बार बार चाइना कहता है दक्षिणी तिब्बत, इसे चाइना के द्वारा बार बार दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। चाइना कहता है कि जो कन्वेंशन हुआ था उस समय चाइना अपने सत्ता में नहीं था और चाइना खुद पावरफुल नहीं था, इसलिए चाइना की हिस्ट्री मतलब कि जो ऐतिहासिक रूप से चाइना की ज़मीन को कब्जा कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अब चाइना अपनी ज़मीन को वापस ले रहा है, ऐसा चाइना का कहना है, लेकिन ऐसा कोई मानता नहीं है। नहीं तो जो ब्रिटिशर्स थे जो इनका अलगाव किया था, नहीं वो मानते हैं, नहीं भारत मानता है। तो भारत के जगह 3 एरिया है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाएगा कि जो LAC है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है। वहीं मैकमोहन लाइन भी है जो चाइना और भारत को अलग करती है, यानी तिब्बत से अलग करती है। तिब्बत को हालांकि चाइना के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। अगर टोटल एरिया वाइज लेंथ की बात की तो 4057 किलोमीटर लंबाई है चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर्स लाइन बनती है। कितने किलोमीटर्स लंबा है? 4057 किलोमीटर। भारत से जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर एरिया से जुड़ा है वो है बांग्लादेश। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश जुड़ा है लगभग
96 किलोमीटर लंबा एरिया बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा भूमि से बॉर्डर शेयर करने वाला देश भारत से कौन है? बांग्लादेश। दूसरे स्थान पर चाइना है। तीसरे स्थान पर ओबियसली कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू कश्मीर में लाइन खींची गई है इसका नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे LOC बॉर्डर्स बोला जाता है। ये था इसके दोनों के बीच में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कडलुंडी मड फ्लो के बारे में दिया है। यहाँ पर देखिए कडलुंडी मड फ्लो है क्या, पहले इसके बारे में देखेंगे, चर्चा में क्यों इसके बारे में जाएंगे। भारत का दक्षिण पश्चिमी तट है। यहाँ पर देखिए भारत है, ये इंडिया का मैप है छोटा सा। फिर उसके बाद यहाँ पर है भारत का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, यानी केरला का रीजन, केरल का रीजन। तो ये केरल रीजन में ही ये है कडलुंडी मड फ्लो। तो कडलुंडी मड फ्लो है क्या, इसमें रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट आई क्या है कि जो पार्श्विक तंत्र यानी कि प्राकृतिक कारण से भी और उसके बाद मानव जनित कारण से, प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण दोनों वजहों से ये श्रिंक कर रहा है। जो कडलुंडी का मड फ्लो है ये श्रिंक कर रहा है, यानी कि सिकुड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? सिकुड़ रहा है। सन 2000 में बताया गया था कि सन 2000 में इसका जो एरिया था कडलुंडी का, इसका एरिया था लगभग 8 हेक्टेयर था। कितना था? 8 हेक्टेयर था। अभी ये श्रिंक करके सिकुड़ कर कितना हो गया है? 1 हेक्टेयर। सोचिए कितना ज़्यादा सिकुड़ गया है। तो ये है क्या? मड फ्लो, या इसे ज्वारी फ्लैट्स के रूप में जानते हैं। जैसे कि समुद्र से ज्वार आता है, समुद्र से जब ज्वार आता है तो अपने साथ जो मड यानी कि जो अलकच जिसे कह सकते हैं, जिसे कीचड़ कह सकते हैं, कीचड़ ले आकर एक दलदल क्षेत्र बनाता है जिसे लैगून बोलते हैं या फिर इसे आर्द्र भूमि बोलते हैं, वो बनाता है। तो उसे बोलते हैं मड फ्लैट, ज्वारी फ्लैट या मड फ्लैट्स बोलते हैं। और वहीं नदियों के द्वारा, बाढ़ के द्वारा भी जो कीचड़ लाकर तटीय क्षेत्र में इकट्ठा कर दिया जाता है या दलदल भूमि बनाया जाता है, उसे ही बोलते हैं लैगून या फिर खाड़ी, आर्द्र भूमि, ये सब क्षेत्र बोला जाता है। तो ये श्रिंक कर रहा है। तो कडलुंडी मड फ्लो है क्या? भारत के दक्षिण पश्चिमी इलाके में, खासकर केरला रीजन में है। तो ये था इसके बारे में, मड फ्लो के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, गैम्बूसिया मछली के बारे में दिया है। इसे गम्बूसिया भी बोलते हैं, गैम्बूसिया मछली है। इस पर एक लेख प्रकाशित किया गया है। तो इस लेख में बताया गया है कि जो गैम्बूसिया मछली है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये मच्छर होते हैं, जो मच्छर होते हैं, डेंगू वाले मच्छर होते हैं और भी जो मच्छर, मलेरिया वाले मच्छर होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए इन्हें लाया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। ये अमेरिका मूल की है, ध्यान रखिएगा। ये अमेरिका मूल की मछली है जिनका नाम है गैम्बूसिया मछली। ये मच्छर के जो लार्वा होते हैं, मच्छर के लार्वा होते हैं, उनको खा जाते हैं। मच्छर का जब लार्वा ये खा जाते हैं तो जो मच्छरों का प्रजनन होता है वो रुक जाता है, उसका संक्रमण नहीं फैल जाता है। ये 1960 के दशक में लाए गए थे भारत में 1960 के दशक में लाए गए थे मच्छर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी इसका क्या रिजल्ट निकला है? अभी इसका रिजल्ट ये निकल गया है कि इसे मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो गैम्बूसिया मछली है इसे मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है, यानी मच्छरों को मारने वाली मछली के नाम से भी इसे जाना जाता है। अभी ये जो अनुकूल भारत के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ये अडॉप्ट कर लिया है, उसमें अनुकूल हो गया है। तो अब ये इसकी जो सहन शक्ति है ये बढ़ गई है, तो इसका जो प्रजनन है ये भी बढ़ गया है। तो गैम्बूसिया मछली प्रजनन जब इसका बढ़ गया है तो यह बन गई है एक आक्रामक प्रजाति, यह एक आक्रामक प्रजाति बन गई है। तो इस वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी बताया गया है कि ये जो मच्छर कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करती है, अब इसे वापस कर दिया जाना चाहिए, अब इसे वापस ले जाना चाहिए, अब इसे कंट्रोल करना चाहिए। भारत में भी 2018 में भारत सरकार के जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है 2018 में, उसके द्वारा भी कहा गया है कि यह एक आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में इसे नामित भी कर दिया गया है, आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में। अब यह आक्रामक रूप धारण कर चुकी है। लेकिन कुछ सरकारी और गैर सरकारी संगठन है, दोनों की तरफ से इस मछली को इस्तेमाल करना जारी रखा गया है ताकि मच्छर को कंट्रोल किया जा सके। अभी मच्छर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है तो इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब यह आक्रामक प्रजाति बन गई है गैम्बूसिया मछली, जिसे मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल्स एक रिपोर्ट जारी की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस और ICIJ की तरफ से एक जांच रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम रखा गया है साइप्रस कॉन्फिडेंशियल्स। इसमें कहा क्या गया है कि जो कर चोरी वाले व्यक्ति हैं या कंपनी है या संस्था है और मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि जो अवैध गतिविधियों के तरीके से जो पैसा कमाता है और उसको अवैध तरीके से कमाता है, फिर उसके बाद एक देश से दूसरे देश में इसको ले जाता है, तो इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, या कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। वहीं कर चोरी क्या होता है, कहते हैं कि जो टैक्स कंपनी हो गई चाहे कोई भी पर्सन व्यक्ति हो गया वो टैक्स की चोरी करता है,
टैक्स की चोरी करता है और उसको भी ले जाकर एक देश से दूसरे देश में रखता है, तो टैक्स चोरी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, अवैध गतिविधियों से कमाए गए पैसे को गति। ये जो वैश्विक रूप से अमीर व्यक्ति होते हैं, और उसके बाद जो वैश्विक रूप से अमीर व्यक्ति होते हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले होते हैं, इनके लिए साइप्रस जो है एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। ये अभी जारी किया गया है, पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। तो सबसे पहले ये गोल्डन पासपोर्ट जारी करता है, यह टैक्स हेवन कंट्री बन चुका है। टैक्स हेवन कंट्री, टैक्स हेवन कंट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने देश में कर चोरी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, कर चोरी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, चाहे कोई व्यक्ति हो गई, संस्था हो गया, कंपनी वाला, वो अपना टैक्स चोरी का पैसा, जो टैक्स चोरी का पैसा, अवैध गतिविधियों का पैसा, ये ले जाते हैं किसी अन्य देश में। अगर अपने देश में ले जाएंगे तो वहाँ पर टैक्स चोरी में भी पकड़े जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में भी पकड़े जाएंगे। तो ये पैसा ले जाते हैं ऐसे देश में जो टैक्स हेवन हो, मतलब कि बहुत ही कम पैसा लेता हो टैक्स, बहुत ही मिनिमम टैक्स लेता हो। जैसे कि 1%, आधा % जो टैक्स लेता है वहाँ पर ले जाकर अपना पैसा जमा कर देते हैं, ताकि इनका पैसा अवैध रूप से पकड़ा भी ना जाए और फिर उसके बाद इन्हें मिनिमम टैक्स मिले, इनका पैसा सुरक्षित भी रहे। तो इसे बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री। ऐसे जो अवैध गतिविधियों से या टैक्स चोरी करके जो पैसा किसी देश में इकट्ठा किया जाता है, वो देश इस पैसे को एक्सेप्ट करता है मिनिमम टैक्स पर, तो इसे बोला जाता है टैक्स हेवन कंट्री। तो इसमें कौन बन गया है साइप्रस बन गया है। तो साइप्रस का लोकेशन अभी देखेंगे, लेकिन इसकी रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। जो टैक्स हेवन कंट्री है, एक रिपोर्ट आई है स्टेट्स ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार बताया गया है कि दुनिया भर के देशों को 10 वर्षों में टैक्स हेवन के कारण, यानी कि टैक्स हेवन कंट्री की वजह से 4.8 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। नुकसान होने वाला है किसकी वजह से? टैक्स हेवन कंट्री की वजह से। तो नुकसान होने वाला है ये 4.8 ट्रिलियन डॉलर्स। ये लगभग जो जापान है, जापान के जीडीपी के बराबर से, जापान के जीडीपी के बराबर है, यानी कि जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बराबर आने वाले 10 वर्षों में दुनिया भर के देशों के जो नुकसान होगा, किसके कारण होगा? टैक्स हेवन कंट्री के कारण होगा। तो साइप्रस को उजागर किया कि अभी पसंदीदा स्थान बन गया है साइप्रस। यहाँ देखिए साइप्रस का लोकेशन देखते हैं, यह एक आइलैंड है, भूमध्य सागर में स्थित आइलैंड्स है। ये भौगोलिक रूप से तो ये पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से यह किसके क्षेत्र में आता है? पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में आता है। लेकिन इसके सांस्कृतिक संबंध और उसके बाद जो राजनीतिक संबंध है, ये किससे है? दक्षिण पश्चिम यूरोप के साथ है। किसके साथ है? दक्षिण पश्चिम यूरोप के साथ इसके सांस्कृतिक संबंध और राजनीतिक फायदे या राजनीतिक जो रिश्ते होते हैं, किसके साथ है? दक्षिण पश्चिमी यूरोप के साथ है। ये था साइप्रस का लोकेशन याद रखिएगा, भूमध्य सागर में अक्सर क्वेश्चन इससे बन जाता है। ये टैक्स हेवन कंट्री बन गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, एक्सरसाइज है, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक है मित्र शक्ति 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज, हाल ही में चर्चा में आ गई। इसका 9th एडिशन यानी कि 9वां संस्करण स्टार्ट किया गया है। ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? औंध पूना, मतलब महाराष्ट्र का एक जिला है पुणे जिले में एक स्थान है औंध, वहीं पर इस बार जो मित्र शक्ति 2023 की एक्सरसाइज हो रही है, ये किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है। कहाँ पर हो रहा है? पुणे के औंध में हो रहा है। ये है कहाँ? भारत में, महाराष्ट्र राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये हो गया मित्र शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। कुछ और भी मेजर एक्सरसाइज है जिसका नाम जान लेते हैं। जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज में इंद्र है, एक इसके बीच में है इंडिया और रसिया के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच है? इंडिया यूएसए यानी अमेरिका के बीच में। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। शक्ति, ध्यान रखिए मित्र शक्ति अलग है, मित्र शक्ति तो श्रीलंका के साथ है, लेकिन शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में है। और मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज अभी देखा इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में है। और भी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है जिनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए एयरफोर्स है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है दोनों के बीच। इंद्रधनुष है, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच में। गरुड़ है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है।
कोप इंडिया है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में, ये एयरफोर्स के, दोनों एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज है, मिलिट्री नहीं, दोनों एयरफोर्स के बीच एक्सरसाइज है। सिंडेक्स है, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। किसके बीच में? इंडिया सिंगापुर से। ब्लू फ्लैग, ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज, इसमें कई देश हैं, इसमें इंडिया भी शामिल है। क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्लू फ्लैग जो मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, क्या इसमें इंडिया शामिल है या नहीं है? रेड फ्लैग है, यही भी, ये भी मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। मालाबार, ये नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, अभी नेवल एक्सरसाइज शुरू हो गई, यानी नेवी की एक्सरसाइज। मालाबार है, ये 4 देशों के बीच में आ गया है। इंडिया, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, अब फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, इसमें 4 देश शामिल हो गए। वहाँ पर वरुणा दिया है, नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में है। सिम्बेक्स है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। और दिया है इप्स मार दिया है, ये इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के बीच में, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद दिया है नासिम अल बहर, ये इंडिया और ओमान के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। और उसके बाद दिया है सिलिनेक्स, इंडिया और श्रीलंका के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। ये है कुछ एक्सरसाइज, ज्वाइंट एक्सरसाइज जो इंडिया और अदर देशों के बीच में होती है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।